बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट ओब्लिक इंसिडेंट्स। इससे पढ़ने से पहले जो है स्टूडेंट्स, हम अपना पिछले टॉपिक को देखते हैं कि हमने उसमें जो है ना क्या चीज़ें कवर की थी। हमने इससे पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंट्स। हमने वो जो है ना जो टॉपिक हमने कवर किया था वो एक स्पेशल केस था। मतलब वहाँ पे हमने कहा था कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन हो रही है, मिसाल के तौर पर 90 के एंगल पे हो रही है, वो नॉर्मल इंसिडेंस थी। वो हमारे पास जो है एक स्पेशल केस था। ये जो है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट ओब्लिक इंसिडेंस, ये एक जनरल केस है। इसमें हम कहेंगे कि जो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन है वो किसी भी एंगल पे हो सकती है। ओब्लिक का मतलब यही है कि वो किसी भी एंगल पे हो सकती है। पहले नॉर्मल में हमने एक कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, एक कंडीशन बता दी कि जी इस पे सिर्फ हमारी रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन हो रही है। फिर उसमें हमने क्या किया था, उसमें जो हमारे पास इंसिडेंस वेव थी, रिफ्लेक्शन थी, ट्रांसमिशन थी। ये एक बात जहन में रख लें कि दोनों केसेस में जब आप रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस देख रहे हो या फिर व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस, देन दोनों केसेस में हमने जो इंसिडेंस वेव्स हैं, रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं या ट्रांसमिटेड वेव्स हैं, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की यानी कि वेव इक्वेशन जिस तरह हम लिखते हैं वो दोनों केसेस में लिखनी है। बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। ये आप जहन में रख लें कि दोनों केसेस में जो है ये हमने बनानी होती है। उसके बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। जब हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहे थे तो हमने बाउंड्री कंडीशन देखी थी कि वो तो ऑलरेडी नॉर्मल इंसिडेंस पे जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स थी। हमारे पास ये केस आ रहा था, तो हम अगर परपेंडिकुलर वेव्स ले रहे थे तो वो जीरो का एंगल बना रही थी। लेकिन हमने जब यानी कि कोई और जिस तरह पैरेलल वेव्स देखी, उसके 90 के एंगल पे देखी, तो हमारे पास कौन सी यानी कि बाउंड्री कंडीशन फॉलो हुई थी, वो थी पैरेलल वाली। यानी कि हमारे पास थर्ड और जो है फोर्थ बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हुई थी सिर्फ पैरेलल वाली। हमने फिर परपेंडिकुलर वाली बाउंड्री कंडीशन को नहीं छेड़ा था। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास है ओब्लिक इंसिडेंस, कोई भी एंगल है, तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि पहले हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंसिडेंस में, रिफ्लेक्टेड में और ट्रांसमिटेड में अलहदा इक्वेशन बना के उन पे अपनी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। वहां भी बाउंड्री कंडीशन के बाद हमने उनके कोफिशिएंट फाइंड किए थे रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन के, यहाँ भी हमने उनके कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। ये हमारा इंशाल्लाह आज का टास्क होगा और हम जो है ना इसमें कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लें। तो देखें, सबसे पहले हमने कहा कि नाउ टर्न टू द मोर जनरल केस ऑफ ओब्लिक इंसिडेंस इन विच इनकमिंग वेव्स मीट्स द बाउंड्री एट एन आर्बिट्रेरी एंगल थीटा आई। ये इंसिडेंस को शो करवा रहे हैं। हम कहते हैं कि हमने अब एक जनरल केस की तरफ गए हैं। वो कौन सा है? ओब्लिक इंसिडेंस का। ओब्लिक का मतलब विच इनकमिंग वेव्स मीट्स द बाउंड्री एट एन आर्बिट्रेरी एंगल। अब जो हमारे पास इंसिडेंस वेव आ रही हैं जिसको हमने थीटा आई का नाम दिया है, वो किसी भी एंगल, आर्बिट्रेरी एंगल पे मिल रही है। तो उस हिसाब से जो है ना हमने अपनी यानी कि डिस्कशन आगे करनी है। तो ये देखें, अब सबसे पहले हम फिक को देखते हैं कि जी हमारे पास फिक क्या बता रही है। ये देखें, ये हमारे पास जो है ये जा रही है हमारे पास इंसिडेंस वेव्स। एक मिनट में मजीद जो है ना आपको ज्यादा क्लेरिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे जो ये पोर्शन है के आई, यानी कि ये जो है ना थीटा आई वाला, ये इंसिडेंस वेव है। ये इंसिडेंस के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। इसका एंगल होगा थीटा आई, इसका एंगल होगा थीटा आर के। और जो यहाँ से गुजर गई, अब वो दूसरे मीडिया में चली गई है, ये थीटा टी। ये वाला जो है बोथ, यानी कि थीटा आर और थीटा आई जो है, ये बोथ जो है एक ही मीडिया में है। लेकिन जो थीटा हमारे पास टी है, यानी कि ट्रांसमिटेड जो हमारे पास वेव्स होंगी, वो अब क्या होगा, वो अब चली गई है दूसरे मीडियम में। ये दूसरा मीडियम स्टार्ट हो रहा है, ये इसे हमने दूसरे मीडियम का नाम दे दिया है। अब एक बात वहां भी यही सेम थी कि रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस वाली वेव्स एक मीडियम में होंगी, ट्रांसमिटेड वाली दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाएंगी। अब देखें, अब हमने क्या करना है, ये जो हमने केस अभी बना लिया है कि ये इंसिडेंस वेव्स हैं, ये रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन लिखनी है हमने। इसी तरह हमने फिर जो हमारे पास ट्रांसमिट हो गई हैं, दूसरे मीडियम में चली गई हैं, उसकी जो है ना हमने वेव इक्वेशन लिखनी है। वो किस तरह से, अब देखें, अब हमारे पास है जी, हम अभी बात कर रहे हैं इंसिडेंस की। पहली जो इंसिडेंस वेव्स हैं,
वहां पे लिखने का तरीकाकार क्या था हमारे पास, ई एरो टिल्डे जेड एफ टी था। अब यहाँ पे क्या है, हमने आर एफ टी लगाना है। जब हमने रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट ओब्लिक इंसिडेंस देखनी है, तो यहाँ पे आर एफ टी आ गया। अब ई नॉट टिल्डे आई, ये इंसिडेंस, ई आयोटा। अब वहां पे हमारे पास होता था के जी माइनस ओमेगा टी, डायरेक्ट लिखते थे हम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। वो ये होगा के साथ हम मेंशन करेंगे कौन सी वेव्स हैं। इंसिडेंट्स हैं तो इंसिडेंट्स, रिफ्लेक्टेड हैं तो आर, ट्रांसमिटेड हैं तो टी आएगा, साथ वो आर जो है वो उसका पोजीशन वेक्टर भी आएगा, और माइनस ओमेगा टी। ये केस जो है ना, यही चीज हम रिफ्लेक्टेड के लिए भी ट्रांसमिटेड के लिए भी लिखेंगे। वो अगर डील कर रहे हो रिफ्लेक्टेड को, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे भी आर आ जाएगा, बाकी सेम। अगर हम ट्रांसमिटेड को डील कर रहे हैं तो यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे भी टी आएगा, बाकी चीज सेम। अब मैग्नेटिक फील्ड की देखते हैं इंसिडेंस के लिए, ये देखें बी आई आर एफ टी। अब देखिए हमने वो जो हमारा केस था, ये बात जहन में रखें कि हमने बेशक रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन नॉर्मल इंसिडेंस देखनी हो, बेशक रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट ओब्लिक इंसिडेंस देखनी हो, हमने करना क्या है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन बनाते हैं, वहां पे हम डायरेक्ट उसकी यानी कि बी आई आर एफ टी की जगह जिस तरह इसकी लिखी है, ई नॉट आई ई आई आउटा के आई माइनस डॉट आर माइनस मेगा टी, इस तरह बी की वैल्यू नहीं लिखेंगे। बी की हमने जो इक्वेशन बनाई थी लास्ट लेक्चर में, हमने मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव में, जिसमें हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जज कर सकते थे, या हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई हो तो हम मैग्नेटिक फील्ड को जज कर सकते हैं। तो वो वाली इक्वेशन हमारे पास बनी थी, इस तरह से थी ना, बी इज इक्वल टू वन ओवर सी के क्रॉस ई के। अब हमारे पास जो आगे यानी कि बनी थी इक्वेशन, जब हमने सी को लेट किया था वी के इक्वल, तो वही चीज हमने अब आगे बता दी है। जब मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे आना था बी, तो बी की पूरी इक्वेशन हमने लिख दी, वन ओवर वी वन, ये के आई और क्रॉस ई आई। अब अगर ये बी आई की जगह हम देखें बी आर, अगर रिफ्लेक्टेड में हम देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन, तो क्या आएगा वहां पे, वन ओवर वी वन, क्योंकि पहला ही मीडियम है, वन ओवर वी वन, के आई की जगह के आर आ जाएगा, ई आई की जगह ई आर आ जाएगा। इसी तरह अगर ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिटेड वेव्स हुई हैं उनके लिए अगर देख रहे होंगे, तो वन ओवर वी टू आएगा, क्योंकि वो दूसरे मीडियम में घुस गई है, तो के आई की जगह पे आएगा के टी और ई टी। ये हमारे पास होंगी इक्वेशंस बनाने का तरीका। अब देखें इसी तरह से बिल्कुल सिंपल सी ये रिफ्लेक्टेड के लिए बनाई है, बिल्कुल वही चीज, सिर्फ आई की जगह यहाँ पे भी आर आ गया, देख लें आप यहाँ पे, बाकी सेम ई डॉट आर ई आयोटा, ये देखें आर आ गया। इस तरह जब मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनाएंगे तो वी वन, क्योंकि पहला ही मीडियम है, के आर ई आर, ये चीज हमारे पास आएगी। फिर अब हम बात करेंगे ट्रांसमिटेड की, तो उसमें भी कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगी, सिर्फ जो हमारे पास ई होगा उसके साथ जहाँ आई और आर आ रहा था, वहां पे हमारे पास टी आ जाएगा। जहाँ पे वी के साथ वन आ रहा था, वन और वी वन आ रहा था, वहां पे वन और वी टू हो जाएगा, क्योंकि मीडियम टू हो गया हमारे पास। अब देखें, अब उसको हम देखते हैं ट्रांसमिटेड के लिए कौन सी क्वेश्चन होगी। ये देखें ट्रांसमिटेड के लिए ई ई टी, क्योंकि ट्रांसमिटेड है, आर एफ टी ई टी, ये होता है के टी डॉट आर माइनस मेगा टी, इस तरह से आ गया। फिर मैग्नेटिक फील्ड की देखेंगे तो वन ओवर वी टू के टी क्रॉस ई टी, ये हमारे पास हो गई इक्वेशंस, हमने अपनी इक्वेशंस बना ली। अब देखें, अब आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं कि ये जो तीनों वेव्स हैं, कौन कौन सी हमारे पास वेव्स हैं, एक इंसिडेंस वेव्स हैं, एक है हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होने वाली, एक ट्रांसमिटेड जो दूसरे मीडियम में चली गई है। ये तीनों वेव्स की हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ये चीज मैंने बताई हुई है जहां, ये देखें all the waves incidents reflected and transmitted have same frequency, so अब इंसिडेंस के लिए ओमेगा आई, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इंसिडेंस के लिए आई, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, रिफ्लेक्टेड के लिए आर, यानी कि इंसिडेंस की फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड की फ्रीक्वेंसी, ट्रांसमिटेड की फ्रीक्वेंसी ये सेम है। ये हमने ये इक्वेशन बना दी अपनी, ये आ गई फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन, हमने मैथमेटिकली बता दी। अब देखें ओमेगा किसके इक्वल होता है, के वी के इक्वल होता है। अब जब हम के वी के हिसाब से लिखेंगे, फिर हमने दो चीजों का ख्याल रखना है। वी हमने मतलब कि मीडियम बताना है कि वी में अगर तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड है तो वी के साथ वन आएगा, ठीक है। अगर तो ट्रांसमिट हो गई है वेव, जहाँ पे टी है, तो वहां पे क्या आएगा, टू आएगा। ये देखिए हमने लिखा है ना इसमें, डब्ल्यू इजकल टू के वी होता है, के साथ इंसिडेंस में के आई वी वन, रिफ्लेक्टेड में के आर वी वन इज इक्वल टू के टी वी टू, क्योंकि वो दूसरा मीडियम हो गया। अब हम कहते हैं कि अगर इस पूरी इक्वेशन में ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है स्टार इक्वेशन, इसमें से अगर हम क्या कॉमन लें, ये देखें यहाँ में
यहाँ हमें एक चीज कॉमन नजर आ रही है, यहाँ भी है हमारे पास टेकिंग कॉमन के आई इन स्टार इक्वेशन। देखें ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से के आई इज इक्वल टू के आर, वी वन इक्वल है, मतलब वी वन हमने कॉमन लिया है ना इसमें से, ये ये वी वन जब यहाँ से कॉमन आएगा सिर्फ क्या बचेगा, के आई इज इक्वल टू के आर, यहाँ पे क्या बचेगा, वी टू ओवर वी वन के टी के, ये चीज, ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बनी। जब हमने क्या कॉमन लिया, वी वन, फिर हमने कहा वी इज इक्वल टू सी ओवर एन के इक्वल होता है। अब वी टू इक्वल हो जाएगा एन वन के, वी वन इक्वल हो जाएगा एन टू के। बस इस इक्वेशन में सेम एज इट इज लिखना है, के आई इक्वल टू के आर इक्वल टू एन वन ओवर एन टू के टी के। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास मेन जो है मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बनी है। हमने क्या किया है, हमने फ्रीक्वेंसी बताया कि तीनों वेव्स जो आई है यानी कि इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, उनकी हमने बताया कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी। फ्रीक्वेंसी सेम बता के हमने उसको फार्मूले के मुताबिक लिखा है कि डब्ल्यू इक्वल टू के वी होता है। के के साथ हमने फिर मीडियम भी देखा है कि कौन सा मीडियम है, अगर इंसिडेंस है तो के वन आ गया है, अगर हमारे पास रिफ्लेक्टेड है तो फिर भी वन है, अगर ट्रांसमिटेड है तो टू आ गया है वी के साथ। अब फिर हमने वी वन कॉमन लिया तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी है। तो अब देखें जब ये हमारे पास इक्वेशन बनी है, अब हमने कहा कि ये जो कंबाइंड, ये देखें द कंबाइंड फील्ड्स इन मीडियम वन। अब मीडियम वन में कौन सी कंबाइंड फील्ड है, एक हमारे पास इंसिडेंस है, एक हमारे पास कौन सी है, रिफ्लेक्ट बैक वाली। तो द कंबाइंड फील्ड्स इन मीडियम ई आई प्लस ई आर बी आई प्लस बी आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट प्लस और दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट must now be joined the fields ET and BT in medium 2. These all share or follow the generic structure. अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास मीडियम वन था उसमें जो इंसिडेंस, ये पूरी जो यानी कि थ्योरी लिखी हुई है इसकी मैं बात बता देता हूँ आपको क्या चीज बता रही है, कि जो हमारे पास है ना पहले मीडियम में इंसिडेंस वेव्स हैं और रिफ्लेक्ट वाली वेव्स हैं, हम कहते हैं वो वाली, और जो दूसरे मीडियम में है यानी कि ट्रांसमिटेड वेव, उनका भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो दोनों कंपोनेंट हैं वो एक ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगी, यानी कि तीनों जो वेव्स हैं वो एक जेनरिक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगी। वो कौन सा स्ट्रक्चर है, यानी कि ये खाली मैंने इस वजह से छोड़ दिया कि यहाँ पे आप उस हिसाब से फिल करेंगे। देखें वो स्ट्रक्चर ये है कि ई आयोटा के आई डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये पिछला ही तरीकाकार है जो हमने इक्वेशन बनाई है, मतलब ये हमने बता रहे हैं हम कि इस तरह से इक्वेशन आपने लिखनी है। किस तरह से, इंसिडेंस के लिए ई आयोटा के आई डॉट आर माइनस ओमेगा टी, फिर रिफ्लेक्टेड के लिए ई आई के आर डॉट आर माइनस ओमेगा टी, फिर ट्रांसमिटेड के लिए ई आयोटा के टी डॉट आर माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे इंसिडेंस वाला पोर्शन आएगा यानी कि ई आई और बी आई वाला, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वाला ई आर और बी आर आएगा, यहाँ पे ई टी और बी टी वाला। ये हमने एक बार स्ट्रक्चर बता दिया कि इस तरह इक्वेशन फॉलो करेंगे इस स्ट्रक्चर को। अब आगे चलते हैं कि एक्स एंड वाई एंटीरियर कन्फाइंड टू द कंपोनेंट्स। अब देखें अब हम कहते हैं कि इसमें जो हमारे पास कंपोनेंट आ रहे होंगे यहाँ पे ई एंड बी वाले, ई एंड बी आर में, ई एंड बी टी में, वो क्या हो, वो भी आपस में एन के कन्फाइंड हो रहे हो। और दूसरी चीज क्या है कि एंड देयर एक्सपोनेंशियल फैक्टर मस्ट बी इक्वल। एक्सपोनेंशियल फैक्टर कौन से हैं, ये जो आ रहे हैं ना के डॉट के आई डॉट आर, के आर डॉट आर, के टी डॉट आर, ये मस्ट बी इक्वल होने चाहिए, हमने ये कंडीशन बता दी है। अब देखें हमने कहा कि जी ये जब इक्वल होंगे तो इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी के आई डॉट आर, के आर डॉट आर, के टी डॉट आर। अब हमने कहा कि फॉर ऑल एक्स एंड वाई एट टी, अब हमने कंडीशन वही दोबारा ली है कि जो हमारे पास हमने फिग बनाई थी उसमें जो जी है हमने यानी कि वो एट जीरो लिया हुआ है। अब देखिए फिर हमने कहा ये जो के आई है, ये जो के आर है, ये जो के टी है, इसका भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट इक्वल हो के आर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और के टी के एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के। देखिए यहाँ पे आई के साथ एक मरतबा एक्स के आई एक्स प्लस वाई ऑफ के, यहाँ पे आ गया के आई वाई, फिर इज इक्वल टू एक्स के आर एक्स प्लस वाई के आर वाई। वो यहाँ पे ये के आई जो है इंसिडेंस के लिए एक्स और वाई कंपोनेंट, ये रिफ्लेक्टेड के लिए एक्स और वाई कंपोनेंट, ये ट्रांसमिटेड के लिए एक्स एंड वाई कंपोनेंट। जब ये बताया अब हमारे पास ये इस तरह समझ लेंगे जनरल इक्वेशन है। ये कोफिशिएंट के लिहाज से जो जब हमने बात की ना कि कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल होने चाहिए, तो ये हमारे पास है एक जनरल इक्वेशन। अब हमने जनरल इक्वेशन में से दो तीन यानी कि कंडीशन बतानी है कि अगर हम इस कंपोनेंट में इस इक्वेशन में x को जीरो कर दें इसको, तो फिर क्या होगा हमारे पास, जब x जीरो कर देंगे तो फिर हम कहेंगे जो x कंपोनेंट जीरो हो रहा होगा इंसिडेंस वेव में,
वही एक्स कंपोनेंट यहाँ भी जीरो होना चाहिए, किसमें, रिफ्लेक्टेड में, वही एक्स कंपोनेंट यहाँ भी जीरो होना चाहिए ट्रांसमिटेड में। देखिए यही बात मैंने बता दिया इसमें, अगर इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, बचेगा क्या, सिर्फ वाई कंपोनेंट इंसिडेंट्स में, सिर्फ वाई कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड में, सिर्फ वाई कंपोनेंट ट्रांसमिटेड में। फिर अगर वाई जीरो कर दूं मैं, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ इंसिडेंट्स में एक्स कंपोनेंट, यानी कि वाई कंपोनेंट अगर मैं किसी भी पोर्शन में जीरो करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इंसिडेंट्स में करता हूँ, तो वाई कंपोनेंट वो रिफ्लेक्टेड में भी जीरो होना चाहिए, वाई कंपोनेंट वो ट्रांसमिटेड में भी जीरो होना चाहिए। अब ये देखें, वाई अगर मैंने जीरो कर दिया तो इंसिडेंट्स में वाई गया सिर्फ के आई एक्स, फिर हमारे पास रिफ्लेक्टेड में भी सिर्फ एक्स का बचेगा वाई जीरो, ट्रांसमिटेड में भी रिफ्लेक्टेड में भी। ये हमने एक जनरल डिस्कशन कर दी जब हमने कोई कंडीशन पुट की। ये हो गई जी हमारी डिस्कशन इस पर, जब हमने कहा कि जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो भी मस्ट भी इक्वल होने चाहिए। तो फिर आगे हमने एक और चीज बतानी है कि वी ओरिएंटेड ओवर एक्सिस इन एक्स प्लेन सो अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन। अब हम कहते हैं कि जो हमारी सारी डिस्कशन है, जो हमने रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन देखनी है, हम कहते हैं कि वो हम देख रहे हैं एक्स जी प्लेन में। जब हम एक्स और जी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर ये मैंने लिया था ना, ये मेरे पास है एक्स, ये मेरे पास है जी जी, ये मैं कह देता हूँ वाई कंपोनेंट। अगर मैं कहता हूँ कि मैं प्लेन ले रहा हूँ सिर्फ एक्स और जी, तो मेरी इंसिडेंस वेव्स भी यहाँ पे होनी चाहिए, मेरी जो रिफ्लेक्टेड होंगी वो भी वेव्स यहाँ पे, ट्रांसमिटेड भी। मतलब जब मैं वाई कंपोनेंट नहीं ले रहा, वाई कंपोनेंट इग्नोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड वाली वेव्स, ट्रांसमिटेड वाली वेव जीरो होंगी। जो हमने अभी कंडीशन अपनी बताई है वो वही चीज बता रहे हैं कि हमने अपनी जो डिस्कशन है वो इस तरह से करनी है कि जब रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन एट ऑब्लिक इंसिडेंस देख रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमने प्लेन लिया है एक्स और जी कंपोनेंट में। जब एक्स और जी कंपोनेंट में हमने लिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखें हमने लिया एक्स और जी, तो वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखें सिर्फ बचेगा क्या, एक्स कंपोनेंट, क्यों, जी, तो वो हमने कन्फाइंड डायरेक्शन कर दिया कि जी डायरेक्शन में है ऑलरेडी। तो जब हमने यानी कि जी को जीरो मान लिया हुआ है स्टार्ट में, ये देखे ना, यहाँ पे है कि जब हमने ये डिस्कशन की है, हमने बताया है कि जो हमारे पास जी डायरेक्शन होगी वो हमारी सारी डायरेक्शन जीरो पे, एट जी इक्वल टू जीरो पे। जब हमारे पास जी जीरो है, फिर हमने कहा कि हम अपनी डिस्कशन ले रहे हैं एट एक्स जी प्लेन में। तो जी तो ऑलरेडी मतलब कि हमने बताया हुआ है वो जीरो है। अब हमने जब एक्स जी लेना है तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट बचेगा ये वाला। जब ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट बचेगा तो हमारे पास देखें ये एक्स कंपोनेंट बचा, फॉर एक्स कंपोनेंट। जब एक्स कंपोनेंट बचा है ना, तो ये इक्वेशन फॉलो होगी जो हमने बताया था। ये देखिए सिर्फ एक्स कंपोनेंट देखना है, तो वाई भी जीरो है, जी भी जीरो है, तो एक्स में देखें के आई एक्स, के आर एक्स, के टी एक्स, यानी इंसिडेंस में भी एक्स कंपोनेंट बचेगा, रिफ्लेक्टेड में भी एक्स कंपोनेंट, ट्रांसमिटेड में भी एक्स कंपोनेंट। क्योंकि हम एक्स जी प्लेन को देख रहे हैं, जी ऑलरेडी हमने बताया कि हमारी कंडीशन है जी एट जीरो। फिर हमने एक्स और जी प्लेन में देखा है तो जी खत्म, एक्स को देख रहे हैं, वाई ऑलरेडी जीरो है, तो इंसिडेंस में भी एक्स कंपोनेंट, रिफ्लेक्टेड में भी एक्स कंपोनेंट, ट्रांसमिटेड में भी एक्स कंपोनेंट। ये हमारे पास इक्वेशन बच गई ये वाली। अब ये इक्वेशन जो है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ जो हमारे पास यानी कि लाइट का है वो बताती है कि इंसिडेंट का, वो ये है कि द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव फ्रॉम अ प्लेन। यानी कि ये जो है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो ये बताता है कि जो इंसिडेंट्स और रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव्स हैं वो एक ही प्लेन में पाई जाएंगी। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है, ये हमें बताता है। अब इसके बाद हमने तो ये फर्स्ट लॉ हमें कैसे पता चला, जब हमने एक्स जी प्लेन लिया, जी हमने पहले बताया हुआ था कि हमारी डिस्कशन में जी जीरो है, जीरो पे लिया हुआ है, बाकी हमारे पास एक्स बचा था। जब एक्स बचा था तो इंसिडेंट्स में भी एक्स बचेगा, रिफ्लेक्टेड में भी और ट्रांसमिटेड वेव में भी। तो हमने सिर्फ जनरल वही इक्वेशन बना के लिख दी कि यानी कि इंसिडेंट्स में एक्स बचा, रिफ्लेक्टेड में भी और ट्रांसमिटेड में भी। तो वो हमारे पास एक फर्स्ट लॉ बताता है कि फर्स्ट लॉ बन जाता है कि आपकी इंसिडेंट्स, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव्स एक ही प्लेन में पाई जाएंगी। अब अगर मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, ये इंसिडेंट्स और रिफ्लेक्टेड को मैं मान लेता हूँ कि ये इक्वल है, के आई साइन थीटा आई जो उसका एंगल है, और के आर साइन थीटा आर उसका रिफ्लेक्टेड एंगल।
और इक्वल टू के टी साइन थीटा टी, वो तो पहला ही मतलब कि ला है। अब अगर मैं ये सिर्फ कंडीशन ले लेता हूँ ये वाली, तो थीटा आई और थीटा आर आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस एक दूसरे के इक्वल हो गए। जब मैंने इक्वेशन में 3 टर्म थी ना, इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, जब मैंने 2 टर्म ली पहले वाली और बताया कि इनके अगर एंगल इक्वल हैं इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है जिसे हमने सेकंड लॉ कहा हुआ है। उसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल। तो ये है हमारे पास सेकंड लॉ। पहला लॉ ये था कि तीनों ही वेव्स, इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटेड, एक ही प्लेन में पाई जाए। दूसरा ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दूसरा लॉ है। अब अगर मैं ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है, अब मैंने पहले 2 पार्ट को इक्वल किया था, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड को, अगर मैं पहले को और तीसरे को इक्वल करता हूँ, के आई इक्वल टू के टी करता हूँ, तो देखें के आई साइन थीटा आई, क्योंकि इंसिडेंस है, इक्वल टू के टी साइन थीटा टी के, ये मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या करना है कि जी जब ये मेरे पास आएगा तो मुझे पता है कि के आई की जो वैल्यू होती है पीछे ही हम फाइंड कर चुके हैं, के आई इक्वल होता है n1/n2 के टी के, और साइन थीटा आई एज इट इज के टी साइन थीटा टी, ये के टी से कट गया, ये वाला बच्चा क्या n1/n2, यहाँ से हमारे पास आएगा साइन थीटा आई ओवर साइन थीटा टी के, और ये होता है स्नेल्स लॉ। ये हमने 3 लॉ अपने फाइंड कर लिए, किससे, पहले जब हमने बताया कि तीनों जो वेव्स होंगी एक ही प्लेन में पाई जाएंगी, तो वो हमारा फर्स्ट लॉ है। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है, वो सेकंड लॉ है। अगर जब हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ट्रांसमिटेड को इक्वल करके के आई की वैल्यू पुट की, तो फिर जो हमारे पास n1/n2 और साइन थीटा आई ओवर साइन थीटा टी बचा, ये हमारे पास स्नेल्स लॉ कहलाता है। अब देखें, अब हम अपनी बाउंड्री कंडीशन की तरफ जाते हैं। वहां पे जब हमने रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एंड नॉर्मल इंसिडेंस देखा था, तो वहां पे डायरेक्ट हमने काम किया था कि वहां पे इक्वेशंस लिखने के बाद डायरेक्ट ही हम बाउंड्री कंडीशन पे चले गए थे। वो हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एक स्पेशल केस के लिए था। हमने यानी कि कह दें कि कंडीशन बताई हुई थी कि इस कंडीशन में रह के आपने काम करना है। ये जब जनरल केस है तो हमने इसको हर तरह से देखा। इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ ट्रांसमिशन एक दूसरे को इक्वल करके देखा, उनमें से मजीद इक्वेशंस यानी कि समराइज हुई हमारे पास। तो जनरल केस में हमें ये चीजें पता चली। अब हम आगे चलते हैं, हमने इस पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशन हमें पता है, चारों बाउंड्री कंडीशन वही है, बस इसमें हमने पहले जो नॉर्मल इंसिडेंस पे देखा था, हमने स्पेसिफाई कर दी थी कि सिर्फ पैरेलल वाली होल्ड होंगी, परपेंडिकुलर वाली नहीं होंगी, क्योंकि वो जीरो का एंगल बना रही थी। अब यहाँ पे जब हमने आर्बिट्रेरी एंगल लिया है, कोई भी एंगल लिया है, तो फिर हम चारों की चारों इक्वेशन जो है अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन की, क्योंकि कोई भी एंगल है। तो अब देखें, हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन होती है एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2 के। अब एप्सिलॉन 1 बाहर, ये वाला। अब देखिए अंदर क्या आएगा, E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मीडियम का। वो पहले मीडियम में 2 आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इंसिडेंस वाला, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड वाला, हमने वही लिख दिया। ये देखें साथ आए, जब दो एप्सिलॉन 2 जो है वो बाहर कॉमन, और ये E2 जो है उसमें सिर्फ एक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, वो है ट्रांसमिटेड वाला, ये हमने लिख दिया ET और Z। जब परपेंडिकुलर हमने देखना है तो वो Z डायरेक्शन उसकी आएगी, लेकिन जब हमने पैरेलल देखने हैं तो हमारे पास X और Y डायरेक्शन उसकी आएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर में हमारे पास Z डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा था, लेकिन जब पैरेलल देखते हैं तो हमारे पास X और Y डायरेक्शन में आती हैं, जो यानी कि मीट कर रही होती हैं वहां पे वेव्स। अब देखें, दूसरा है हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए B1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू B2 परपेंडिकुलर के। अब देखें B1 पहले मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट कितने हैं, 2 हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा है, इंसिडेंस वाला, ये देखें B नॉट आई। एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है रिफ्लेक्टेड वाला B नॉट आर इज इक्वल टू B नॉट टी, जो दूसरे यानी कि मीडियम में B नॉट टी जी कंपोनेंट। ये जब परपेंडिकुलर की बात हो रही होगी तो ये जी डायरेक्शन आएगी। अब देखें, अब हम आगे चलते हैं तीसरी बाउंड्री कंडीशन पे। ये है तीसरी बाउंड्री कंडीशन, E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल के, ये है। अब देखें, जब E1 की बात हो रही है, पहले मीडियम की बात हो रही है, तो देखें हमारे पास पहले मीडियम में इंसिडेंस भी है, रिफ्लेक्टेड भी है, बस हमने उसकी जो है हमने वैल्यू पुट कर देनी है, E नॉट आई E नॉट आर, एक्स वाई डायरेक्शन में, E नॉट टी एक्स वाई डायरेक्शन में।
फोर्थ बाउंड्री कंडीशन है 1/μ1 b1 पैरेलल इक्वल टू 1/μ2 b2 पैरेलल के। अब 1/μ1 बाहर b1 मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दो हैं, बी नॉट आई बी नॉट आर पहले मीडियम में, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एक्स वाई कंपोनेंट। 1/μ2 दूसरे मीडियम में बी नॉट टी सिर्फ ट्रांसमिटेड वाला एक्स वाई कंपोनेंट उसके आगे। अब देखें, अब हमने इन बाउंड्री कंडीशन को मजीद देखना है किस तरह से। देखिए आप, पहले हमारे पास ये होता था कि हम कहते थे जो पोलराइजेशन हो रही थी, मतलब कि एक हमने लिया था कि जी परपेंडिकुलर वेव्स तो वो वहां पे आके बिल्कुल जीरो का एंगल बनाती थी, सिर्फ पैरेलल को हम देखते थे। अब हम कहते हैं सपोज दैट, वो बात थी नॉर्मल इंसिडेंस की, सपोज दैट इट इज पैरेलल टू द प्लेन इंसिडेंस टू एक्स जी प्लेन। अब दो कंडीशन होती है पोलराइजेशन देखने के लिए इंसिडेंस वेव्स पे, या तो आप जो आपने पहले मेंशन कर दिया, जो प्लेन हमने जो मेंशन किया था एक्स जी देख रहे हैं, या तो आप उसके पैरेलल देखें या फिर आप परपेंडिकुलर देखें। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब देखें, एक और बात ये थी, वहां पे जब हमने डिस्कस किया था ना, ये इस तरह से था नॉर्मल इंसिडेंस में, वो जो हमारे पास यहाँ पे मिसाल के तौर पर मेरे पास बाउंड्री थी जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से जुदा कर रही थी, ये बाउंड्री थी, तो उसका इंटरफेस यहाँ पे बनता था, ये इस तरह से इंटरफेस बनता था। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है हमारे पास अगर परपेंडिकुलर देखते थे, इस तरह से अगर कोई वेव आ रही है तो इसके दरमियान तो जीरो का एंगल बनता था, लेकिन जब हम पैरेलल कोई देखते थे तो वो यानी कि 90 का एंगल जब बनाती थी फिर हम उसको डिस्कस करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि कोई और यानी कि आर्बिट्रेरी एंगल ले रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी चेंज आएगी, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिर जो है जो हम हमारे पास वैल्यूज आएंगी वहां पे हम क्या लेंगे, कॉज साथ लिखेंगे। कॉज जो है वो वेरिएशन के लिए है, क्योंकि हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल लिया है, तो वो एंड में आएगा, मैं आपको मजीद क्लैरिफाई कर दूंगा। अब देखें, अब यहाँ पे हमने देखना है पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि जी पैरेलल लेना है प्लेन के एक्स जी के, फ्रॉम फिग रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव आर आल्सो पोलराइज्ड इन दिस प्लेन। अब देखें, एक्स जी प्लेन लिया है तो हमारी जो होंगी यानी कि इंसिडेंस वाली, और जो हमारे पास होंगी